वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। चलिए स्टूडेंट्स, जो क्लास में बैठे हैं जल्दी से बताइए, आप लोग रेडी हैं क्लास के लिए? एक बार हाथ खड़े करके बताएंगे सबके सब। स्टूडेंट्स एक बार हाथ खड़े करके बताएं आप लोग रेडी हैं, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्लास को करते हैं कंटिन्यू। जो पिछली क्लास में हमने सीखा था आज की ही वहीं से करेंगे क्लास को कंटिन्यू। आज हमारी फिजिक्स की 2 क्लास हैं, इसीलिए जो पिछली क्लास में क्वेश्चन हमारा जहां पर रह गया था उसको ठीक वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलते हैं हम स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। आप लोग अपना ध्यान स्क्रीन पर बनाकर रखिए और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को भी आज की क्लास में देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम लोग आज अपनी पहली क्लास में कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे और क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, बट कोई बात नहीं, क्वेश्चन को हम समझेंगे, सीखेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको जो है मेन प्रॉब्लम आती है वो लैंग्वेज की होती है ना। तो लैंग्वेज में आपको कवर अप करना सिखा रहा हूँ कि लैंग्वेज हम किस तरीके से पढ़ के लंबे लंबे क्वेश्चंस को भी सॉल्व, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाए। ए पार्ट हमने इसका फर्स्ट का कर लिया था, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के लिए, ठीक है। दूसरा पार्ट हम कर रहे हैं 2 प्रोटोनों के लिए। मतलब क्या चल रहा था, अभी हमने बात करी थी कि सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा, और एक इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा। हमने दोनों वैल्यूज निकाली और उनकी तुलना करी। उनकी तुलना करने पे हमको पता चला कि जो उनके एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल है, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो ज्यादा पावरफुल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। और सेकंड पार्ट मैंने आपको करने के लिए कहा था, कुछ बच्चों ने यदि करा है, आंसर आया है तो बता सकते हैं, अगर नहीं आया है तो मैं यहाँ पर सॉल्व सेकंड पार्ट को जल्दी से कर रहा हूँ। बट इस सेकंड पार्ट में फटाफट से सॉल्व करूंगा क्योंकि जो चीजें हमने सुबह करी सेम टू सेम वही चीज हम अब दोबारा रिपीट करने वाले हैं। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, नोट। वो नोट ये है कि अभी जो हमने इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच के मध्य स्थिर वैद्युत बल Fe, ये कैसा होगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी, ये आकर्षण का बल होगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों होगा बच्चों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसलिए होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है। तो जब एक ऋणावेशित कण और एक धनावेशित कण हो तो विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है, ये हमने देखा था, ठीक है, ये हमें बात पता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो लगने वाला स्थिर वैद्युत बल है वो आकर्षण का बल होगा, इसमें अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। Fg की बात करें, गुरुत्वाकर्षण बल, तो इसमें हमको सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बल सदैव आकर्षण का ही बल होता है, ठीक है। ये बल सदैव क्या है, किसका बल होता है, आकर्षण का ही। तो इसीलिए मैंने आपको ये बात अलग से बताई कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यहाँ पर हमने ले रखे थे, ये वाले केस में जो Fe है ये कैसा है, ये अट्रैक्शन का फोर्स है, यानी ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव रहेंगे। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सेकंड पार्ट, जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एक प्रोटॉन है और दूसरा भी प्रोटॉन है, इनके बीच की कुछ डिस्टेंस है सपोज r। तो इसके लिए स्थिर वैद्युत बल हम निकालेंगे। लैंग्वेज सेम रहेगी, इलेक्ट्रॉन की जगह दोनों प्रोटॉन हो गए अब, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, है ना। इसको भी लिखे हम अपनी पिछली क्लासेस में। और Q1 Q2 मतलब P और P दोनों की जगह क्या है, एक की जगह प्रोटॉन है, दूसरे की जगह प्रोटॉन, मतलब P × P/r²। जब मैं P की वैल्यू रखूंगा मतलब आवेश का मान रखना है, एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 9 × 10⁹। एक प्रोटॉन पर उपलब्ध जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और दूसरे प्रोटॉन पर भी इतना ही होगा, 1.6 × 10⁻19/r²। ठीक हो गया। अब ऐसे ही Fg निकालते हैं, ऐसे ही F
जी निकालते हैं। तो प्रोटॉन है और दूसरा प्रोटॉन है, तो मास ऑफ प्रोटॉन है, इधर भी मास ऑफ प्रोटॉन है। तो एफ जी जो निकलेगा वो निकलेगा कैपिटल जी एम पी अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलर कर रहा हूं मैं, स्टेप्स चेंज नहीं कर रहा हूं बच्चों। ये आएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11। मास ऑफ प्रोटॉन अभी बताया था 1.67 इंटू 10 की पावर -27, और यही दोबारा से आ जाएगा, तो मैं इसका स्क्वायर लिख रहा हूँ। दोबारा से मास ऑफ प्रोटॉन है तो मैंने उसका स्क्वायर 2 बार है तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एफ ई अपॉन एफ जी निकालूंगा। तो एफ ई अपॉन एफ जी निकालने के लिए मैं यहाँ पर स्पेस बना लेता हूँ। एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 1.67 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 था ना, तो -27 का डबल कितना होगा, 27 दूनी 54। ठीक है, ये आ गया एफ ई अपॉन एफ जी। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं। देखो 1.6 से 1.6 काट रहा हूं मैं, ठीक है, और ऊपर क्या बचा 9, नीचे बचा 6.67। जब 10 की घातों को कैलकुलेट करेंगे, इसको 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 और इसको और इसको, तो हमारे पास जो आएगा टोटली 10 की पावर, जब कैलकुलेट करी जाएंगी तो 10 की पावर 36 आएगा हमारे पास। जब 9 को डिवाइड करेंगे इस डिवीजन में, जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी ओवरऑल जो आंसर है वो मैं बता देता हूं। ओवरऑल जो आंसर आएगा वो आएगा 1.34, है ना, 1.34 इंटू 10 की पावर 1.3 इंटू 10 की पावर 36। तो यहां पर भी आप देखिए, अगर मैं लिखूं इसको एफ ई इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एफ जी इज इक्वल टू, तो 13 के आगे मुझे 35 जीरो लगाने पड़ेंगे। ये हमारे पास संख्या निकल के आई है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एफ ई जो है वो एफ जी से बड़ा है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है एफ ई जो है वो एफ जी से बड़ा है, यानी दो प्रोटोनों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उन दोनों प्रोटोनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं अधिक है। अतः जो एफ ई है यानी स्थिर वैद्युत बल है, इस केस में वो भी अधिक होगा। स्थिर वैद्युत बल अधिक प्रबल, कौन सा ज्यादा स्ट्रांग होगा दोनों में से, स्थिर वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आई बात समझ में? ठीक है, अब ध्यान दीजिए अब एक बात और ध्यान दीजिए बच्चों, एफ ई इज ग्रेटर देन एफ जी हमने बोल दिया। यहां पर एक चीज और ध्यान देनी है कि यहां पर जो एफ ई है यानी जो स्थिर वैद्युत बल है, इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, जो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो बल लग रहा है वो कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण का बल यानी रिपल्सिव। यहां पर जो लगने वाला वैद्युत बल है वो प्रतिकर्षण का बल है, आप इसको ध्यान देंगे। ठीक है, तो जो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो वैद्युत बल लग रहा है वो प्रतिकर्षण का बल है, लेकिन ये वाला प्रतिकर्षण का बल है, लेकिन इस तरफ जो आकर्षण बल है बच्चों, इस तरफ जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये सदैव आकर्षण का बल होता है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये जो एफ ई है ये प्रतिकर्षण बल है, और जो यहाँ पर एफ जी है वो आकर्षण बल है। इस केस में प्रोटॉन और प्रोटॉन के केस में, समझ में आई बात? तो एफ ई जो है प्रतिकर्षण बल है एंड एफ जी जो है वो आकर्षण का बल है। ये बात हमें पता है। चलिए, दो पार्ट इस क्वेश्चन के हो चुके हैं। अब हमको क्या करना है, बी पार्ट। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में पारस्परिक आकर्षण के वैद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के त्वरण आकलित कीजिए जबकि इनके बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है। क्या कहना चाह रहा है, देखिए, फर्स्ट केस था हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था एक प्रोटॉन था। फर्स्ट केस था हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था और एक प्रोटॉन था। उसमें ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के, सॉरी क्वेश्चन देखना पड़ेगा दोबारा से, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में पारस्परिक आकर्षण, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, वैद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के त्वरण आकलित कीजिए। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों के त्वरण आकलित कीजिए जबकि इनके बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है। देखो ठीक है, इनके बीच की दूरी हमने कितनी कर दी, 1 एंगस्ट्रॉम।
1 एंगस्ट्रॉम, इनके बीच की दूरी r इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर है। ठीक है, तो हमें कहा जा रहा है, ये इसका बी पार्ट का सॉल्यूशन है। ठीक, हमें कहा जा रहा है कि जब ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे तो इनका त्वरण क्या होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन का त्वरण हमको अलग निकालना है, प्रोटॉन का त्वरण हमको अलग निकालना है। ध्यान दीजिए, जब हमने Fe निकाला था, इस केस में Fe निकाला था तो वो कुछ इतना निकल के आया था। फर्स्ट वाले केस में ये रहा Fe, ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर एक प्रोटॉन था, ये रहा Fe। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था। तो इस चीज को हम दोबारा नहीं निकाल रहे, इस सेम वैल्यू को मैं वहां पर कॉपी कर रहा हूं। तो Fe इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, 9 इंटू 10 की पावर 9, 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -38 अपॉन आर स्क्वायर था ना। तो आर की वैल्यू हमको यहाँ पर मिलती है, हमको आर की वैल्यू दी हुई है 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 38 और -9 ये 29 हो जाएगा। अपॉन में आर की वैल्यू में 10 की पावर -10 रखूंगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व आउट करते हैं, इसको सॉल्व आउट करके हमारे पास जो आंसर आता है वो आएगा 9 इंटू 10 की पावर, सॉरी 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 जब मैं करूंगा तो आई थिंक हमारे पास आना चाहिए 23.04 इंटू 10 की पावर जब पूरी कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि ये 10 की पावर, चलो मैं 10 की पावर को अलग से कैलकुलेट कर लेता हूँ, 10 की पावर -20 हो जाएगा। और जब ये ऊपर जाएगा तो Fe जो हमारे पास आएगा, ये माइनस का नीचे का जो 20 है ये ऊपर जाकर के प्लस का 20 हो जाएगा, और प्लस का 20 और माइनस का 29 कितना होता है, -9। ठीक हो गया, तो ये आया हमारे पास। इसको मैं फाइनल लिख सकता हूँ Fe इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10 की पावर एक कम हो जाएगी -8 न्यूटन, एक बढ़ जाएगी, सॉरी, है ना, इसको हम ऐसे बोलते हैं कि एक बढ़ जाएगी। यहाँ पर इतना बल हमारे पास निकल के आया है। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में जो लगने वाले स्थिर वैद्युत बल का मान है जब उनके बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम हो, वो ये है 2.3 इंटू 10 की पावर -8 न्यूटन। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया त्वरण, अतः त्वरण, अतः इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, हमको दोनों के लिए अलग अलग निकालना है, इलेक्ट्रॉन के लिए अलग और प्रोटॉन के लिए अलग। तो इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण, हमारे पास एक रिलेशन है F इज इक्वल टू ma। क्या है ये, कौन सा नियम है, तो ये न्यूटन की गति का नियम है। गति के कौन सा नियम है, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। त्वरण निकालना है, मतलब A निकालना है, A बराबर हो जाएगा F अपॉन m। हमको किसका त्वरण निकालना है, इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन के लिए me यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम प्रयोग करेंगे। चलिए इसको नोट डाउन करते हैं फटाफट। A इज इक्वल टू F का मान रख दीजिए ऊपर से 2. ये Fe है, ठीक है, हमने जो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला था, सॉरी -8 था, मैंने इसे 18 लिख दिया है, -8 है, अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.11 इंटू 10 की पावर -31। जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप, जब 2.3 अपॉन 9.11 करेंगे और इसको आप फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बिकम 2.5 इंटू 10 की पावर 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण कितना होगा, इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण होगा 2.5 गुणा 10 की घात 22 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी प्रकार प्रोटॉन में उत्पन्न त्वरण A इज इक्वल टू F अपॉन MP आ जाएगा, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन, और F कौन सा जो हमने अभी ऊपर निकाला है। चलिए मान रखते हैं 2.3 इंटू 10 की पावर -8, और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो त्वरण निकल कर आएगा A इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10 की पावर 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास दोनों आंसर आ गए
हमने पहला पार्ट भी इसका कर लिया, सेकंड पार्ट भी कर लिया। इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण ये रहा, प्रोटॉन में उत्पन्न त्वरण ये रहा। चलिए ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ बोलने वाली जो बात है जो हमको दिख रही है वो ये है कि सॉरी, वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण है वो अधिक है और प्रोटॉन में उत्पन्न त्वरण कम है। इसको नोट डाउन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण अत्यधिक है। इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण अत्यधिक है और जो गुरुत्वाकर्षण बल है हम कह रहे थे वो क्या है, जो गुरुत्वाकर्षण बल हम कह रहे थे वो क्या था, बहुत कम था, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण मतलब तथा इलेक्ट्रॉन की गति पर गुरुत्वीय क्षेत्र का प्रभाव नगण्य है। जब कोई कण या कोई वस्तु बहुत अत्यधिक त्वरण के साथ गतिमान होती है तो उस पर गुरुत्वीय क्षेत्र का प्रभाव नगण्य होता है। ठीक हो गया, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि नहीं इसलिए आता। तो हमने जो न्यूमेरिकल करे उससे हमको जो कंक्लूजन निकल के आए वो ये थे। ठीक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो एक दो क्वेश्चन है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इनके सॉल्यूशन आप लिखिए। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था बट मेरा इसको कराने का मकसद ये था कि आप समझ पाएं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या लिखी होती है और क्वेश्चन से हमको क्या क्या मतलब निकालना होता है और किस प्रकार से उसको सॉल्व आउट करना होता है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, कूलाम के नियम का महत्व लिखो। का महत्व लिखो। कूलाम के नियम का महत्व लिखो। तो कूलाम के नियम का जो महत्व है उसको लिखेंगे यहाँ पर। चलिए तो हेडिंग डाल दीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ कूलाम्स लॉ। नंबर 1 पॉइंट इसमें कंसिडर कीजिए, लिखिए मेरे साथ। कूलाम का नियम कूलाम का नियम बहुत बड़ी दूरियों से लेकर बहुत छोटी दूरियों तक के लिए सत्य है। के लिए सत्य है।
तो पहला जो महत्व है वो ये है, सेकंड महत्व। दूसरा महत्व क्या है कूलाम के नियम का? कूलाम के नियम द्वारा निम्नलिखित बलों को सरलता पूर्वक समझाया जा सकता है। कौन कौन से बल हैं ये? समझाया जा सकता है। इन बलों में बात करें तो नंबर 1 या फिर ए कह लेते हैं इसे, कौन सा बल है? अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल। तो नाभिक के भीतर, नाभिक के आसपास जो बल होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगते हैं, उनको हम लोग कूलाम के नियम द्वारा उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो किसी परमाणु के नाभिक तथा उसके परितः घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल, एक इलेक्ट्रॉन का जो एक जो परमाणु का नाभिक है बच्चों, वो बहुत छोटे साइज का होता है, ठीक है। और उसके भीतर जो प्रोटॉनों की स्थिति है, जो इलेक्ट्रॉनों की स्थिति है, वो बहुत ज्यादा कम होती है। जैसे सपोज आपको मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे सपोज एक नोट में लिख लीजिए, चलो बात, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। दो प्रोटॉनों के बीच की, प्रोटॉन का नाभिक के भीतर जो दो प्रोटॉन होते हैं, नाभिक के भीतर दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी ये होती है अराउंड 10⁻⁻15 मीटर। इतनी कम दूरी होती है नाभिक के भीतर जो दो प्रोटॉन हैं उनके बीच, ठीक है। और नाभिक का जो आकार है वो भी इसी कोटि का लगभग होता है ना। तो मतलब आप देखिए कितनी छोटी दूरी है, हम फिर पता लगा रहे हैं कि दो प्रोटॉनों के बीच कितना बल कार्यरत होगा, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास किस चीज की वजह से पॉसिबल हो पाया है? ड्यू टू कूलाम्स लॉ। ये कूलाम्स लॉ की इंपॉर्टेंस है, ठीक है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसमें हम लोग ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि एक नाभिक है जो जिसका कि आकार बहुत छोटा है और उसके भीतर जो परमाणु कण उपस्थित हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल, इंटर एटॉमिक पार्टिकल्स जो प्रेजेंट हैं, उनके बीच कितना बल लग सकता है, ठीक है, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं कूलाम के नियम के थ्रू, ठीक। नेक्स्ट जो दूसरा बल है, अणु बनाने वाले परमाणुओं के मध्य। आपको पता है परमाणु जो है वो बहुत ही छोटा, मतलब माइन्यूट फ्री स्टेट हम जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद परमाणु के अंदर अपरमाणु कण, जिनको हम इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, इंटर एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। अब इनकी अकेले में एग्जिस्ट करना इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन अकेले रहेगा इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन साथ में एक परमाणु के अंतर रहते हैं, ठीक है। तो ये सबसे छोटी इकाई हो गई, ये आपने पढ़ा भी होगा। एक एटम जो हो गया किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई हो गई, उसके अंदर ये रहते हैं। तो ये इनको इकाई हम क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये अलग नहीं रह सकते। इलेक्ट्रॉन जो है अलग नहीं रह सकता प्रोटॉन से। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता रहेगा। नाभिक किसके अंदर होता है?
एटम के अंदर होता है, ठीक है, ये बात समझ के। तो जो अपरमाणु कण हैं ये एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो एटम जो है इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। तो ये परमाणु क्या है, बाद में मिल करके अणु बनाते हैं और उससे फिर किसी पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। तो अणु बनाने वाले परमाणुओं के मध्य, तो जो परमाणु जो है मिल करके अणु बनाएंगे, जैसे ऑक्सीजन का एक परमाणु क्या है, ये रहा O, और ऑक्सीजन के दो परमाणु मिल करके क्या बना देते हैं, O2 बना देते हैं। ऑक्सीजन का, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन का अणु, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ऐसे ही क्या करते हैं, ऑक्सीजन बनाने वाले परमाणु जो होंगे उनके मध्य जो बल कार्यरत होता है, परमाणुओं के मध्य कौन सा बल होता है, बंधन बल, बाइंडिंग फोर्स। उसको समझने में कूलाम का नियम जो है उसका खासा अच्छा खासा महत्व है। तो ये था कूलाम के नियम का महत्व। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। एक और क्वेश्चन है इसी प्रकार का, एक और क्वेश्चन है इसी प्रकार का, इसको लिखिए। और ये क्वेश्चन काफी बार डिस्कस हमारा हो चुका है। क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल एवं स्थिर वैद्युत बल की तुलना करो। अब यहाँ पर जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ इनको मैं नोट डाउन, बहुत सारे पॉइंट्स को स्किप कर दूंगा और बहुत सारे पॉइंट्स को, कुछ पॉइंट्स को मैं यहाँ पर नोट डाउन भी कर दूंगा, ठीक है। तो आप समझते जाइए, जो पॉइंट आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन करना चाहिए, आप उसे नोट डाउन कीजिए। वैसे आप सारा ही नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर से एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। तो एक तरफ लाइन खींचेंगे, बीच में लाइन खींचेंगे, बीच में एक लाइन बना दीजिए और एक तरफ लिख लीजिए गुरुत्वाकर्षण बल और एक तरफ लिख लीजिए स्थिर वैद्युत बल। चलिए जल्दी से कीजिए काम। एक तरफ लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, इधर की तरफ मैंने स्थिर वैद्युत बल लिख दिया, इस तरह की तरफ मैंने गुरुत्वाकर्षण बल लिख दिया। इन शॉर्ट लिख दिया है, ठीक है, इन शॉर्ट लिख दिया है। नंबर 1, तुलना करने के लिए कहा गया है। देखो ध्यान देखो, क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, तुलना करने के लिए कहा गया है, अंतर लिखने के लिए नहीं कहा गया। तो तुलना में हम क्या करेंगे, अंतर मतलब समानता भी लिखेंगे, इनके बीच में असमानता भी लिखेंगे। तो नंबर 1 हम समानता को डिस्कस कर रहे हैं, क्या क्या सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटीज, तो जो सिमिलैरिटीज है उसमें सबसे पहले जो स्थिर वैद्युत बल है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², और इधर है कैपिटल G M1 M2 अपॉन R²। ये तो हमारे पास दोनों बलों के मान है। इसमें आप समानता देखिए, समानता देखिए आप इसमें कि जो Q1 Q2 है, यहाँ पर ये वाला जो बल है ये बिंदु आवेशों के बीच लगता है। क्या पढ़ी थी हमने कूलाम के नियम की परिभाषा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगता हुआ वैद्युत बल, ठीक है। तो ये बिंदु आवेशों के बीच लगता है और ये द्रव्यमानों के बीच लगता है। दो स्थिर द्रव्यमान कणों के बीच, ठीक, की सिमिलैरिटी हम अभी लिख रहे हैं। नंबर 2, किसके अनुक्रमानुपाती है ये, Q1 Q2 के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्थिर वैद्युत बल, और गुरुत्वाकर्षण बल किसके अनुक्रमानुपाती है, M1 M2 के, मतलब गुणनफल के। यहाँ पर ये आवेश की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है और यहाँ पर ये द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, लगभग सिमिलर है, ठीक है। नंबर 3, Fe इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², यानी कि चाहे आवेश हो उनके बीच की दूरी हो,
तो स्थिर वैद्युत बल जो है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल जो है दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक। नंबर 4, निर्वात यानी वैक्यूम में भी क्रियाशील होता है। यह बल निर्वात यानी वैक्यूम में भी क्रियाशील होता है। और सेम गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये भी वैक्यूम में एक्टिव होता है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है, संरक्षण का हमने पढ़ा था। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट वही लिखेंगे। यह संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और यह संरक्षी बल है। तो ये तो हो गई इनकी समानता, सिमिलैरिटीज हमने लिख ली कि दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटी है, गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर वैद्युत बल में क्या क्या सिमिलैरिटी है, ये हमने नोट डाउन कर लिया। ठीक हो गया। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, असमानताएं को यानी डिसिमिलैरिटीज को, यानी जो डिफरेंसेस है उनको डिस्कस करेंगे। अगर आप इसे लिख रहे हैं तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम डिसिमिलैरिटीज को डिस्कस करते हैं। तो एक तरफ लिखिए स्थिर वैद्युत बल यानी Fe, और एक तरफ लिखिए गुरुत्वाकर्षण बल। नंबर 1, इनके बीच में क्या क्या असमानता है। जो सबसे पहला अंतर है, जो कि सबसे बड़ा अंतर है, ये बल जो है आकर्षण का भी हो सकता है अथवा प्रतिकर्षण का बल हो सकता है। स्थिर वैद्युत बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल हो सकता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण का बल होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव। Electrostatic force can be a force of attraction or force of repulsion, but gravitational force is always a force of attraction. ठीक, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। नंबर टू, माध्यम पर निर्भर होता है। कैसे? मतलब ये एक आवेश है और ये एक आवेश है, Q1 है, ये Q2 है। इनके बीच का माध्यम क्या है? इनके बीच वायु है, निर्वात है, या कोई अन्य माध्यम है, उस पर ये निर्भर करता है, उस पर इस बल का मान निर्भर करता है, मतलब अलग अलग होता रहेगा। ठीक है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता। माध्यम पर निर्भर नहीं करता। मैं इन शॉर्ट पॉइंट्स लिख रहा हूं, आप इसको डिटेल में नोट डाउन आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर वैद्युत बल है, यह एक ज्यादा प्रबल बल है। अभी हमने देखा था, क्वेश्चन करा था, यह अत्यधिक प्रबल है। किनके मध्य? आवेशित कणों के मध्य बात की जाए, आवेशित कणों के मध्य बात की जाए तो ये बहुत अत्यधिक प्रबल बल है। लेकिन ये क्या था? ये दुर्बल था। अभी हमने नोट डाउन करा था। ठीक है, तो ये दुर्बल है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये क्षीण बल है, दुर्बल बल है। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युत बल जो है, स्थिर वैद्युत बल, ये प्रबल बल है। गुरुत्वाकर्षण बल ये एक दुर्बल बल है। तो ये दो क्वेश्चन समझ में आए आपको? ये दो क्वेश्चन समझ में आए? चलिए हाथ खड़े करके बताइए, हाथ खड़े करके बताइए, क्या आपको समझ में आया? जो भी अभी तक बात हुई ये समझ में आया?
बताइए बच्चों, समझ में आया तो हाथ खड़े करो। जिसको समझ में नहीं आया वो हाथ खड़े करो। ओके स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो भी बातें हुई आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। बट एक बात मैं कहना चाहूंगा क्लास एंड करने से पहले कि क्लास में जो भी चीज समझ में आती है नहीं आती है आपको वो रिस्पॉन्स करना है बच्चों, रिप्लाई जरूर करना है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को कंटिन्यूअसली देखा जा रहा है जब से आप क्लास में बैठे हैं और जब तक आप क्लास में रहेंगे। तो अगर आपसे बोला जाए बच्चों कि प्लीज आप हाथ खड़ा कीजिए, अगर आपको समझ में आया नहीं आया, क्वेश्चन है आपका कोई तो हाथ खड़ा करो, तो आपका जो भी अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स है वो आप जरूर दीजिए। ठीक है, तो आपको वो रिस्पॉन्स जरूर देना है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करता हूं आज आपको जो बातें बताई गई वो आपको समझ में आई होंगी और इंटरेस्टिंग लगी होंगी। अगली क्लास में हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूं जो बातें आपको बताई गई हैं वो आप घर में कंटिन्यूअसली रिवाइज कर रहे होंगे। अगली क्लासेस में हम लोग, अगली 1 या 2 क्लास में हम लोग सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग प्लीज प्रेजेंट रहें अगले 1-2 क्लासेस में, और मैं आपको जो भी आपके चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ाई होनी है वो भी डिस्कस करने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पढ़कर इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपने एंजॉय किया होगा। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।